हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्टेंस फार्मूला के बारे में बात करी थी, उसका प्रूफ और उसका बेसिक क्वेश्चंस, कुछ एप्लीकेशंस क्वेश्चंस देखे थे बस। ठीक है, आज के लेक्चर में हम डिस्टेंस फार्मूला का एप्लीकेशन किस तरीके से कर सकते हैं, कैसे क्वेश्चंस में उसका यूज किया जा सकता है, डिस्टेंस निकाल करके हम किन ज्योमेट्रिकल चीजों को कवर कर सकते हैं, ये हम देखेंगे इस लेक्चर के अंदर। तो सबसे पहले अपन बात करें कि डिस्टेंस फार्मूला का एप्लीकेशन कहां कहां पे हो सकता है। तो जब आप डिस्टेंसेस मेजर कर रहे हो तो आप डिस्टेंसेस मेजर करके ये आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आपके जो ट्रायंगल्स बनेंगे उनका नेचर क्या है, साइड लेंथ्स के बेसिस पे, एंगल्स के बेसिस पे नहीं, क्योंकि आपको एंगल अभी भी निकालना नहीं पता। लेकिन ट्रायंगल की अगर तीनों वर्टाइसेस आपको मालूम है तो आप तीनों वर्टाइसेस की हेल्प से आप ये देख सकते हो कि आपके पास तीनों साइड्स की लेंथ कितनी है। हो सकता है क्या, जैसे अगर हमारे पास एक ट्रायंगल एबीसी सपोज दिया हुआ है, ये रहा आपका ट्रायंगल एबीसी। ट्रायंगल एबीसी के आपके वर्टाइसेस गिवन है, ये है आपका x1 y1, ये है आपका x2 y2 और सी पॉइंट आपका दिया है x3 y3। ये आपके तीनों कोऑर्डिनेट्स अगर गिवन है, ठीक है, तो आप ये देख सकते हो क्या, आपको अभी भी एंगल के बारे में कुछ आइडिया नहीं है कि यहाँ पे कितना एंगल बनेगा, यहाँ कितना बनेगा, यहाँ कितना बनेगा, इसके बारे में नहीं आइडिया है। लेकिन ट्रायंगल में जो साइड्स है उनकी लेंथ तो आप निकाल सकते हैं, बिकॉज अगर दोनों पॉइंट्स पता है बी और सी तो उनके बीच की डिस्टेंस फॉर्मूला से मेजर की जा सकती है। इसी तरीके से एसी और इसी तरीके से एबी, मतलब सारी साइड्स की आप लेंथ मेजर कर सकते हो। तो अगर आपने साइड लेंथ मेजर कर ली, ठीक है, अगर आपने साइड लेंथ मेजर कर ली तो आप ये कह सकते हैं क्या कि आपको ये पता चल जाएगा कि ट्रायंगल हमारा इक्विलेटरल है या नहीं, कह सकता हूं, आइसोसेलेस है या नहीं, या फिर स्केलीन है, ठीक है, इसके अलावा राइट एंगल्ड है या नहीं। ये सारी चीजें आप सिर्फ और सिर्फ कैसे डिसाइड करते थे, साइड्स की लेंथ जान करके। तो अब जब आपको ट्रायंगल के तीनों कोऑर्डिनेट्स पता है, तीनों वर्टाइसेस के कोऑर्डिनेट्स आपको पता है, तो आप अब सारे ही लेंथ्स मेजर कर सकते हो। तो यूज कहां पे किया जा सकता है इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट का, डिस्टेंस फॉर्मूला का। तो हम कह सकते हैं कि अब हम यहाँ पे ए बी बी सी और ए सी ये तीनों लेंथ्स निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम आप इस चीज को नोट डाउन कर लो, बल्कि इसके आगे कि यूज डिस्टेंस फॉर्मूला इन ऑर्डर टू फाइंड ए बी बी सी एंड ए सी साइड लेंथ्स, ठीक है। यूज डिस्टेंस फॉर्मूला इन ऑर्डर टू फाइंड ए बी बी सी एंड ए सी साइड लेंथ्स, ठीक है। अब एक बार आपको ए बी बी सी ए सी साइड लेंथ पता चल गई तो आप देख सकते हो कि अगर आपका ए बी बी सी और ए सी तीनों बराबर हो गए तो आपका जो ट्रायंगल है वो सीधा कहा जा सकता है यहां से कि इक्विलैटरल हो जाएगा। और एक बार इक्विलैटरल हो गया तो खैर उस समय तो आपको इंटरनल एंगल्स का भी पता है कि अंदर वाले जो एंगल्स हैं वो 60-60-60 होंगे, बाकी समय नहीं पता। पर चूंकि इक्विलैटरल पता चल गया तो उसका मालूम ही होता है कि ये एंगल आपका सारा कितना होगा, 60 ही रहेगा। फिर अगर मान लीजिए कभी कि ए बी और बी सी आपके बराबर हैं बट ए सी आपका उसके बराबर नहीं है, ठीक है, दो साइड्स आपकी बराबर हैं, तीसरे साइड के बराबर नहीं है, तो ऐसे केस में हम क्या बोलते हैं, इस तरीके का ट्रायंगल आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। फिर और क्या बोल सकते हैं हम कि अगर मान लीजिए तीनों ही बराबर नहीं आते हैं, ए बी बी सी ए सी, है ना, सब कोई भी बराबर नहीं है, बी सी ए सी भी बराबर नहीं है, ए बी ए सी कुछ भी बराबर नहीं है, तो इसका मतलब ट्रायंगल का नेचर कैसा हो जाएगा, स्केलिंग, ठीक है। तो आप ट्रायंगल को यहाँ पे लेंथ ऑफ साइड्स निकाल करके इन कैटेगरीज में एक तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल के लिए भी अगेन आपके पास मेथड हो जाता है। अभी भी आप एक्यूट ऑब्ट्यूज एंगल्स नहीं मेजर कर सकते, बट आप राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में आपको पाइथागोरस ने हेल्प कर दी है। पाइथागोरस ने ये बता दिया है कि अगर यहाँ पे एंगल 90 डिग्री बना तो ये तभी बनेगा जब साइड्स के बीच क्या रिलेशन हो, मतलब AC और AB का स्क्वायर अगर BC के स्क्वायर के बराबर है तो हम बोल देंगे कि ट्रायंगल कैसा था, राइट एंगल था। मतलब कोई भी एक साइड, मतलब जैसे सबसे बड़ी साइड जो है एक तरीके से BC मान लो सबसे बड़ी साइड है, तो BC का स्क्वायर अगर आपके बाकी दो साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर हो जाता है तो अपन क्या बोल देंगे कि ट्रायंगल ABC जो है, ट्रायंगल ABC जो है आपका वो कैसा है, राइट एंगल्ड है। कैसा है वो, राइट एंगल है। और राइट एंगल कहां पे बनेगा ये भी इंपॉर्टेंट है, ये समझना भी इंपॉर्टेंट है। जो दो साइड्स आपने यहां पे रखी हैं, ठीक है,
उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। सही है? जो दो साइड्स आपने ए बी और ए सी रखी हैं, तो ये दोनों साइड का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा दैट इज योर राइट एंगल। ठीक है, राइट एंगल वर्टेक्स। तो ये आप इस चीज को भी ध्यान रखिए कि आपके पास राइट एंगल बनेगा कहां, वो भी आपका इंपॉर्टेंट है समझना। तो ऑब्वियसली जिन दो का आप स्क्वायर करके ऐड कर रहे हो, ठीक है, उन्हीं दोनों साइड्स के बीच में आपका 90 डिग्री एंगल क्रिएट होगा, और बाकी तीसरी साइड तो आपकी हाइपोटेनस रहेगी ही रहेगी। ठीक है, तो यहां से आप राइट एंगल ट्रायंगल पे भी कमेंट कर पाओगे। एक्यूट ऑब्ट्यूज आप अभी आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। ठीक है, तरीका उसका भी है ऑल्दो कि लेंथ ऑफ साइड से आप वो भी फाइंड आउट कर सके, लेकिन अभी आपको वो समझना नहीं है। ठीक, तो ये आपका ट्रायंगल एबीसी के बारे में हम इस तरीके का नेचर कैसा है उसके बारे में कमेंट कर सकते हैं। फिर एक और चीज कि भाई ट्रायंगल बनेगा कि नहीं बनेगा, ये भी तो इंपॉर्टेंट है। ट्रायंगल का हम ये तो देख रहे हैं, लेकिन क्या एबीसी हमारे तीन ऐसे पॉइंट्स हैं जिनसे हमारा ट्रायंगल फॉर्म हो पाए। ठीक है, तो ट्रायंगल फॉर्म कब हो पाएगा, जब ये तीनों पॉइंट्स आपके कोलिनियर ना हो। कोलिनियर क्या होता है? कोलिनियर होता है कि अगर ऐसा सिचुएशन नहीं आए कि ए बी सी तीनों ही एक लाइन पे ही एग्जिस्ट करते हैं। तीन पॉइंट्स या तीन से ज्यादा पॉइंट्स आपके कोलिनियर कब कहलाते हैं? तो इस चीज का भी अगर आपको नहीं मालूम है तो इस चीज को भी नोट डाउन करिए कि 3 और मोर पॉइंट्स आर सेड टू बी कोलिनियर इफ दे लाई इन सेम स्ट्रेट लाइन। ठीक है, एक ही स्ट्रेट लाइन पे अगर 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट्स लाई करने लगे तो हम उसको क्या बोलेंगे कि ये हमारा सारे पॉइंट्स कैसे हैं, कोलिनियर हैं। ठीक है, तो कोलिनियर कहने का मतलब क्या होगा, जब अगर भाई ए बी सी अगर एक लाइन पे ही एग्जिस्ट करने लग गए, ए बी सी अगर सपोज एक लाइन पे ही एग्जिस्ट करने लग गए, तो इसका मतलब तो ये हो गया ना कि ट्रायंगल फॉर्म नहीं होगा। तो ए बी सी इन 3 पॉइंट से ट्रायंगल कब बनेगा, ये भी एक तरीके से इंश्योर करना पड़ेगा कि आपका कोलिनियर नहीं होना चाहिए सिस्टम। ठीक है, तो इफ ABC are able to form a triangle, then they should not be collinear. They must not be collinear in fact. ठीक है, तो इस चीज को भी लिख लीजिए कि if ABC are able to form a triangle, if 3 points ABC are able to form a triangle, then they must not be collinear. ठीक है, और अगर हमसे कहा जाए कि 3 पॉइंट्स आपके कोलिनियर हैं, 3 या 3 से ज्यादा, 3 पॉइंट्स की पहले बात कर रहे हैं हम केवल, है ना, 3 पॉइंट्स आपके कोलिनियर हैं, तो ये 3 पॉइंट्स आपके कोलिनियर कब हो पाएंगे? तो आप देख सकते हो, अगर मुझसे ये कहा जाए एबीसी कोलिनियर है, ठीक है, तो मैं ये देख सकता हूं ना कि मेरे पास जो बीसी लेंथ आएगी वो एबी और एसी का सम होगी, है ना। तो डिस्टेंस तो आप अभी मेजर कर पा रहे हो, मेजर करना आता है आपको, क्योंकि अगर तीनों के वर्टाइसेस आपको पता है तो आप ये तीनों लेंथ्स निकाल सकते हैं। तो अगर ऐसा हो जाए कि दो साइड्स का, दो पोर्शंस का सम किसी तीसरे के बराबर है, दो पोर्शंस का सम तीसरे के अगर बराबर है, तो इसका मतलब कि वो तीनों पॉइंट्स कैसे होंगे, कोलिनियर होंगे। तो इस चीज को भी नोट डाउन कर लीजिए कि फॉर कोलिनियरिटी सम ऑफ टू लेंथ शुड बी इक्वल टू थर्ड लेंथ। ठीक है, फॉर कोलिनियरिटी पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस मेजर करना पड़ेगा, ए बी, ए सी, बी सी। इफ वन पार्ट इज इक्वल टू सम ऑफ द अदर टू, देन द पॉइंट्स गिवन आर कोलिनियर। ठीक है, तो पॉइंट्स कैसे हो जाएंगे, कोलिनियर हो जाएंगे। आपको पता है कि ऐसा यहां पे नहीं हो सकता ट्रायंगल में, क्योंकि ट्रायंगल की दो साइड्स का सम आपकी हमेशा कैसा होता था, थर्ड साइड से बड़ा होता था, है ना। तो आपका उस समय होता बीसी आपका छोटा हो जाता, एबी प्लस एसी बड़े होते। तो बीसी अगर आपका एबी प्लस एसी के बराबर आ रहा है तो वहीं से क्लियर हो गया कि ट्रायंगल फॉर्म नहीं होगा, एंड दैट मीन्स कि आपका मतलब वो तीनों पॉइंट जो है वो कैसे हैं, कोलिनियर है। तो यहाँ पे आपने ट्रायंगल के भी टाइप्स आइडेंटिफाई करने देखे, और उसके साथ में आपको ये भी पता चल गया है कि कब ट्रायंगल फॉर्म नहीं होगा, या फिर उससे ज्यादा कब 3 पॉइंट्स आपके गिवन कोलिनियर होंगे। ठीक है, तो कोलिनियर होंगे मतलब सेम स्ट्रेट लाइन पे लाई करनी चाहिए, और उसी चीज को हमने कहा कि वो डिस्टेंस फॉर्मूले से इस तरीके से वेरीफाई किया जा सकता है कि सिस्टम कोलिनियर है या नहीं। ट्रायंगल के बाद बात करें तो हम क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में भी कमेंट कर सकते हैं। क्वाड्रिलेटरल्स में भी आप क्या क्या देखते हो, जैसे कोई एक 4 पॉइंट्स अगर दिए गए हैं, तो 4 पॉइंट से अगर क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रहा है, ठीक है, 4 पॉइंट से क्वाड्रिलेटरल आपका कब फॉर्म होगा, जबकि आपके कोई भी 3 ऐसे पॉइंट्स ना हो जो कि कोलिनियर हो जाए। ठीक है, कोई भी अगर 3 पॉइंट्स आपके कोलिनियर हो गए तो फिर क्वाड्रिलेटरल फॉर्म नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो 4 पॉइंट्स अगर आपके दिए गए हैं, क्वाड्रिलेटरल के 4 वर्टाइसेस आपको दिए गए हैं, क्वाड्रिलेटरल अगर फॉर्म हो रहा है, तो क्वाड्रिलेटरल में ऐसे क्वेश्चंस भी हो सकते हैं कि क्या क्वाड्रिलेटरल एक स्क्वायर है, क्या क्वाड्रिलेटरल एक रोम्बस है, क्या
वो एक रेक्टेंगल है या फिर पैरेललोग्राम है, मतलब किस तरीके का है, ये चीज भी हमें पूछी जा सकती है ना। इस तरीके की चीजें भी हमें डिस्कस करनी पड़ सकती है, नेचर ऑफ क्वाड्रिलेटरल एक तरीके से। जैसे हमने यहाँ पे लेंथ के बेसिस पे ट्रायंगल के बारे में कमेंट किया, वैसे ही वहां पे भी हमें लेंथ के बेसिस पे कमेंट करना होगा। कैसे कर सकते हैं इस चीज को अपन देखते हैं। तो आप देखिए कि अगर आपके पास 4 पॉइंट्स गिवन है, पहले मैं स्टार्ट करूंगा स्क्वायर से, ठीक है, कि स्क्वायर आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे। तो स्क्वायर में क्या क्या चीजें होती हैं, ठीक, स्क्वायर में आपके पास क्या क्या चीजें होती हैं। आपका अगर कोई एक स्क्वायर फिगर है, ठीक है, तो स्क्वायर फिगर का मतलब क्या है कि आपका जो चारों साइड्स होंगे, चारों साइड्स की लेंथ क्या होगी, बराबर होगी, है ना। तो आप अगर 4 वर्टाइसेस आपको मालूम है तो आप चारों लेंथ्स मेजर कर सकते हो, चारों साइड्स की लेंथ मेजर कर सकते हो। तो साइड की लेंथ वहां पे इक्वल होना जरूरी है, ठीक है। तो ए बी, बी सी, सी डी और डी ए, ये चारों ही आपके क्या है, बराबर होना चाहिए स्क्वायर। और स्क्वायर में क्या चीज होती है, स्क्वायर में एक और चीज है कि आपके पास ये जो लेंथ ऑफ डायगोनल्स है ना, लेंथ ऑफ डायगोनल है, लेंथ ऑफ डायगोनल भी आपकी बराबर होती है, ठीक है। तो आपका जो ये डायगोनल है AC और BD, ये भी आपका कैसा होगा, बराबर। तो ये आप लेंथ्स के बेसिस पे इस तरीके से डिसाइड कर सकते हो। डिस्टेंस फॉर्मूला मालूम है इसलिए सारी लेंथ्स पता कर सकते हैं। तो अगर चारों साइड्स बराबर हैं और उसके अलावा डायगोनल की लेंथ भी बराबर है, देन इट विल बी कॉल्ड अ स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर के बाद नेक्स्ट आता है आपका रोम्बस। रोम्बस क्या है, तो स्क्वायर इज अ काइंड ऑफ रोम्बस। स्क्वायर इज अ काइंड ऑफ रोम्बस, मतलब ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बस बट ऑल रोम्बस आर नॉट स्क्वायर्स। रोम्बस एक तरीके से बड़ा सेट है जिसके अंदर सारे स्क्वायर्स भी लाई करते हैं, ठीक है। तब वो जो सर्कल वाला बनाते होगे ना, सिल्गोइज्म जिसे कहते हैं, तो उसमें अगर कहें तो ज्यादा बड़ी चीज क्या है आपकी, रोम्बस। उसमें से कुछ केसेस को हम स्क्वायर कहते हैं। तो ये अगर स्क्वायर है तो रोम्बस आपका बड़ा वाला सर्कल है, ठीक है। तो आप रोम्बस का मतलब क्या होता है, रोम्बस में भी जब आप रोम्बस की बात करोगे तो रोम्बस में आपकी इस तरीके की चीजें, आपके पास ये वर्टाइसेस हैं A B C D। तो रोम्बस में आपके पास जो साइड लेंथ है ना वो बराबर ही रहनी है, A B B C C D और D ये आपकी बराबर ही आएंगी। तो रोम्बस में भी साइड लेंथ तो बराबर है, A B B C C D और D ये सब बराबर है, लेकिन यहाँ पे AC और BD जरूरी नहीं कि बराबर हो। बराबर हो गए तो भी वो रोम्बस है और नहीं बराबर हुए तो भी वो रोम्बस है, क्योंकि स्क्वायर इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ रोम्बस, ठीक है। तो स्क्वायर लिखा हमने, स्क्वायर में आपको ये सारी चीजें देखनी पड़ती हैं और रोम्बस में आपको बस साइड्स की लेंथ देखनी है। साइड्स की लेंथ में बराबर हो गई तो दिस इज रोम्बस, ठीक है। स्क्वायर दिखाने के लिए इनफैक्ट एक स्टेप और है कि आपकी डायगोनल की लेंथ भी बराबर होनी चाहिए, ठीक है। तो इस पॉइंट को भी, इसके बाद इस पॉइंट को भी लिखिए कि स्क्वायर इज अ टाइप ऑफ रोम्बस, ठीक है। स्क्वायर इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ रोम्बस। स्क्वायर रोम्बस के बाद नेक्स्ट आता है आपका रेक्टेंगल, ठीक है। और रेक्टेंगल में आप क्या करोगे, रेक्टेंगल में क्या चीजें आती हैं इसी तरीके से। तो आप देख सकते हैं रेक्टेंगल कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है। A B C D अगर आपके पास चारों हैं तो यहाँ आमने सामने की साइड जो अपोजिट साइड्स होती हैं दे आर इक्वल इन लेंथ। तो यहाँ पे आपका A B किसके बराबर होगा, C D के बराबर। इसी तरीके से इधर आपका BC है तो इधर आपकी लेंथ क्या है, AD है। ये सब आपस में बराबर होंगे, ठीक है। तो रेक्टेंगल आपका ये साइड बराबर और इसी तरीके से ये दोनों भी अपोजिट साइड्स बराबर होंगे, लेकिन डायगोनल भी यहाँ पे बराबर आएगा। डायगोनल बराबर आने का मतलब क्या है कि यहाँ पे आपका AC लेंथ और BD लेंथ भी कैसी होगी, बराबर होगी। तो यहाँ आपका क्या आएगा, AC इक्वल टू BD। ये भी आपकी एक रिक्वायरमेंट है, मतलब यहाँ अगेन स्क्वायर की तरह रेक्टेंगल में भी डायगोनल के इक्वल होने की कंडीशन है, ठीक है। और नेक्स्ट आता है आपका पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम भी क्या है, तो अगेन इसी तरीके से जैसे रोम्बस बड़ा केस है और उसमें कुछ केसेस मतलब स्क्वायर भी उसी का एक पार्ट है, वैसे ही पैरेललोग्राम बड़ा केस है और रेक्टेंगल भी उसी का एक पार्ट है। सम पैरेललोग्राम्स आर रेक्टेंगल्स, ऐसा कह सकते हैं। सम रोम्बस आर स्क्वायर्स, ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। तो पैरेललोग्राम में क्या आएगा, पैरेललोग्राम में आपका कुछ इस तरीके का फिगर,
ए बी सी और डी। आपके पास अगेन ए बी इक्वल टू सी डी होना चाहिए और ए डी इक्वल टू बी सी होना चाहिए। तो लेंथ ये वाली इसके बराबर, ये वाली इसके बराबर होगी। लेकिन यहां कोई जरूरी नहीं है कि आपकी लेंथ ऑफ डायगोनल्स भी बराबर हो, मतलब एडी और बी एसी और बीडी जैसे यहां इक्वल होते थे, लेकिन अब इक्वल होने जरूरी नहीं है। ठीक है, तो हमें बस पैरेललोग्राम में यही मतलब एक तरीके से अपोजिट साइड्स को इक्वल दिखा करके ये रुक जाना है। हमें डायगोनल पे जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर बराबर हुए तब वो रेक्टेंगल हो जाएगा, जो कि पैरेललोग्राम ही का केस है। ठीक है, वो भी एक पैरेललोग्राम ही है। और अगर बराबर नहीं हुए तब भी पैरेललोग्राम तो बस इतने से ही प्रूव हो जाता था। ठीक है, तो इतनी कंडीशन सफिशिएंट है पैरेललोग्राम के लिए। तो एक तरीके से आप पैरेललोग्राम और रोम्बस आपके मतलब एक तरीके से बड़े केसेस हैं, और उनमें कुछ पैरेललोग्राम को हम रेक्टेंगल कह देते हैं अगर उनका डायगोनल इक्वल है, और कुछ रोम्बस को हम स्क्वायर कह देते हैं अगर उनका भी डायगोनल इक्वल है। ठीक, नेक्स्ट आपके पास एक क्वेश्चन है जहां पे आपके वर्टाइसेस गिवन है। ठीक है, ये फर्स्ट केस जहां पे आपके 3 वर्टाइसेस गिवन है, मतलब 3 पॉइंट्स इनफैक्ट गिवन है, और हमें पहले ये डिसाइड करना है कि इनसे ट्रायंगल बनेगा या नहीं बनेगा। और अगर बनेगा तो वहां पे आपके पास ट्रायंगल का नेचर कैसा होगा, मतलब स्केलिन है, इक्विलैटरल है, आइसोसेलेस है, राइट एंगल है, ये चीज हमें डिस्कस करनी है। अगर ट्रायंगल बनता है तो, अगर ट्रायंगल नहीं बनता है तो देन नेचर का कोई मतलब ही नहीं आता। तो तीनों ही केसेस में आपको यही काम करना है। तो अपन अगर देखें, ठीक है, तो 1, -1 आपके पास कहां पे लाई करेगा, तो 1, -1 आपने यहाँ कहीं बना लिया। 1, -1 मान लीजिए, थोड़ा सा और दूरी बना लेता हूं यहाँ सब कुछ। ठीक है, 1, -1 आपका ये पॉइंट है। ठीक, -1/2, 1/2, तो -1/2, 1/2 सपोज यहाँ पे हो गया। ठीक है, और 1,2 आपका यहाँ पे होगा। जितना x कोऑर्डिनेट यहाँ पे है उतना ही x कोऑर्डिनेट यहाँ पे है, इसलिए दोनों किस तरीके से लाई करेंगे ये ध्यान रहे। अगर 1, -1 यहाँ है तो ये वाला पॉइंट का भी जो x कोऑर्डिनेट है वो 1 ही है ना। तो इसका मतलब दोनों इस तरीके की एक वर्टिकल लाइन पे ही लाई करेंगे, क्योंकि x कोऑर्डिनेट नहीं बदल रहा है, सिर्फ y बदल रहा है। तो 1,2, ठीक है। तो अब डायग्राम से भी आप देख सकते हो कि ट्रायंगल बन जाएगा, है ना। अब डायग्राम से नहीं अगर देखना चाहें तो कैसे देख सकते हैं, तो हमने कहा मान लिया ये पॉइंट ए है आपका -1/2, 1/2, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट आपका सी है। तो ए बी लेंथ कितनी होगी, ए बी लेंथ होगी √1 में से आपने इसको घटा दिया 3/2 का स्क्वायर, और 2 में से आपने 1/2 को घटा दिया 3/2 का स्क्वायर। तो 9 मतलब 3/2 का स्क्वायर 9/4 और एक और 9/4। ठीक है, तो ये कितना हो गया आपके पास 3/2। बीसी लेंथ कितनी होगी, तो बीसी लेंथ अगर आप मेजर करो तो कितना आएगा, 1 में से 1 को घटा दिया आपने 0 का स्क्वायर, 2 में से -1 को घटा दिया आपने 3 का स्क्वायर, तो दिस इज कमिंग आउट एज 3। एंड देन एसी की बात करें तो एसी आपका लेंथ कितना देगा, √1। 1 में से आपने इसको घटा दिया 3/2 का स्क्वायर, और -1 में से आपने इसको घटा दिया अगेन 3/2 का स्क्वायर। ओके, तो -3/2 का स्क्वायर, तो अगेन ये वैल्यू कितनी आ गई, 3/√2 आ गई। ठीक है, तो अब आप देख सकते हो कि आपका कोई भी ऐसा दो पार्ट नहीं है जिनका सम थर्ड के बराबर हो जाए, मतलब कोलिनियरिटी की यहाँ पॉसिबिलिटी नहीं है, बिकॉज आप कोई भी दो पार्ट्स करो, चाहे बीसी है, बीसी जो है ए बी प्लस ए सी से आपका कम ही है, बिकॉज इन दोनों का सम कितना आएगा 3√2 आएगा, और बीसी आपका 3 है। तो आप देख सकते हैं कि कोई भी ऐसे दो पोर्शंस नहीं है जिनका सम थर्ड के बराबर आ जाए, मतलब कि ट्रायंगल आपका फॉर्म होगा, क्योंकि आपके तीनों लेंस मिलकर के कोलिनियर प्रूव नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो ट्रायंगल फॉर्म होगा, और ट्रायंगल जब फॉर्म होगा तो कैसा बनेगा, तो ये आप देख सकते हो कि दो साइड्स की लेंथ बराबर है, इसकी लेंथ अलग है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये कैसा हो गया आपका आइसोसेलेस हो गया। ट्रायंगल कैसा है, आइसोसेलेस है। और इसके अलावा भी आप देख सकते हो कि आपकी जो बीसी है, बीसी लेंथ का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, ये भी तो हो रहा है। ठीक है, तो एंगल मतलब बीसी साइड का स्क्वायर 9, ए बी का स्क्वायर और एसी का स्क्वायर इनके सम के बराबर है।
तो इसका मतलब क्या हुआ कि AB और AC के बीच में राइट एंगल होगा, BC आपका हाइपोटेनस हो गया, AB AC आपके एक तरीके से परपेंडिकुलर और बेस हो गए। तो ये आपका आइसोसेलेस भी है और राइट एंगल ट्रायंगल भी है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। सेकंड क्वेश्चन में भी आपके पास तीनों कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं और तीनों से आपको अगेन नेचर आइडेंटिफाई करना है इफ ट्रायंगल इज फॉर्म्ड। सबसे पहले तो आप स्टार्ट करिए, चाहे तो आप डायग्राम बना भी सकते हैं, मैं बना लेता हूं एक बार और थोड़ा आइडिया रहना चाहिए। -3,2, तो -3,2 का मतलब क्या है कि आपके पास सपोज यहां कहीं पॉइंट आ जाएगा, -3,2 1, -2 हमने बनाया, 1, -2 फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। ठीक है, यहाँ पे 1, -2 और एक पॉइंट बना लिया हमने 9, -10 और भी नीचे है ना, यहाँ कहीं सपोज 9, -10। ठीक है, तो इनसे क्या ट्रायंगल फॉर्म होगा नहीं होगा ये हमें देखना है। तो अगर ये तीनों एक लाइन पे लाई कर गए तो ट्रायंगल नहीं फॉर्म होगा। ठीक, तो खैर अपन देखते हैं कि इस पॉइंट को A बोल देते हैं, इसको B बोल देते हैं और इसको C बोल देते हैं। तो हमारे पास AB डिस्टेंस जो है कितनी आ रही है, AB डिस्टेंस अगर हम मेजर करें तो AB इज इक्वल टू अंडर ओवर -3 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा 4 का स्क्वायर है ना, 2 में से -2 सब्ट्रैक्ट होगा अगेन 4 का स्क्वायर, एक -4 था 4 लिखो चाहे -4 बराबर ही है। तो AB की लेंथ कितनी आ गई आपके पास 4√2। BC की बात करते हैं, BC लेंथ कितनी होगी, तो BC लेंथ के लिए 1 में से आपने 9 को सब्ट्रैक्ट किया -8 का स्क्वायर मतलब 64 प्लस -2 में से आपने -10 को सब्ट्रैक्ट किया। ठीक है, तो अगेन 8 का स्क्वायर 64, तो दिस इज 8√2। तो AB और BC आपके मिल गए। अब बचा आपका AC, तो AC डिस्टेंस अगर आप मेजर करें तो दिस इज इक्वल टू -3 में से आपने 9 सब्ट्रैक्ट किया 12 का स्क्वायर मतलब 144 और फिर 2 में से आपने 12 को सब्ट्रैक्ट किया अगेन 144, तो आपके पास लेंथ कितनी आ गई 12√2। तो आप देख सकते हो यहां क्या बन गया, AB और BC का सम AC के बराबर है ना, AB और BC का सम AC के बराबर है। तो अगर दो पोर्शंस का सम किसी भी थर्ड पोर्शन के बराबर हो गया तो ट्रायंगल फॉर्म नहीं होगा, बिकॉज ये तीनों आपके कैसे हैं पॉइंट्स कोलिनियर है। ठीक है, तो यहाँ पे नेचर ऑफ ट्रायंगल की बात ही खत्म हो गई, बिकॉज ट्रायंगल फॉर्म ही नहीं होगा एंड गिवन 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। नेक्स्ट आपके पास ये क्वेश्चन है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि इसके लिए भी सेम चीज चेक करनी है आपको। तो देखते हैं, अब यहाँ पे आपने डिस्टेंस सपोज ये A है, ये B पॉइंट है और ये C है, तो मेजर करिए। AB डिस्टेंस आपका कितना आएगा, AB डिस्टेंस आएगा 2 में से -2 को सब्ट्रैक्ट किया 4 का स्क्वायर, 3 में से 0 को सब्ट्रैक्ट किया 3 का स्क्वायर, आंसर कितना हो गया 5। BC लेंथ अगर आप मेजर करें तो BC लेंथ का मतलब है 1 में से आपने 2 को सब्ट्रैक्ट किया 1 स्क्वायर, -3 में से आपने 3 को सब्ट्रैक्ट किया -6 का स्क्वायर मतलब √37। और AC की बात करते हैं, AC 1 में से -2 का 3 का स्क्वायर, -3 में से 0 को 3 का स्क्वायर, दिस इज √80 है ना। तो आप देख सकते हो AB और BC AC के बराबर हो जाए या AB और AC मिलके BC के बराबर हो जाए, कोई भी ऐसा नहीं है, मतलब कहीं भी कोलिनियरिटी वाली कंडीशन पॉसिबल नहीं हो रही। तो कोलिनियरिटी अगर नहीं पॉसिबल हो रही दैट मींस ट्रायंगल फॉर्म होगा। ठीक है, और ट्रायंगल में भी सारी लेंथ अलग अलग आएंगी, इसका मतलब ये कैसा ट्रायंगल है आपका स्केलिन ट्रायंगल। ठीक है, अब आपको यहाँ पे 4 पॉइंट्स दिए हैं और यहाँ पे आपको देखना है कि क्वाड्रिलेटरल फॉर्म होगा या नहीं और उसका नेचर क्या होगा। ठीक है, तो अपन लेंथ से ही शुरू करते हैं, आप चाहें तो चलो पहले एक डायग्राम भी देख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो 1, 2 कहाँ पे मार्क करोगे, तो 1, 2 आपने सपोज यहाँ कहीं मार्क कर लिया 1, 2 है ना। 5, 4 कहाँ पे मार्क करोगे, तो आपने यहाँ कहीं मार्क कर लिया। 3, 8 के लिए और ऊपर जाना होगा है ना, 3, 8 और -1, 6 के लिए आप कह सकते हैं कि -1 यहाँ पे और 6 आपका यहाँ पे। ठीक है, बल्कि 4 से ऊपर ही है। ठीक है, तो यहाँ कहीं बोल देता हूं मैं -1, 6 ये भी हो गया। तो आपके पास कुछ इस तरीके का डायग्राम बनेगा है ना, A, B, C और D। ठीक है, तो वहां से दिख रहा है वैसे कि इनके कोलिनियर होने के चांसेस नहीं है, बट देख लेते हैं अपन। ठीक है, अपन तो डिस्टेंस ही आता है, डिस्टेंस से अपन मेजर करेंगे सारी चीजें। तो AB डिस्टेंस निकाली हमने, AB डिस्टेंस कितनी आएगी,
तो 4 का स्क्वायर फोर का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर मतलब √20, ये आपका AB डिस्टेंस हो गया। फिर BC डिस्टेंस की बात करते हैं, तो BC डिस्टेंस आपके पास कितना आएगा, 5 - 3 2 का स्क्वायर प्लस 4 - 8 4 का स्क्वायर मतलब अगेन √20। फिर आप देखें CD कितना है, तो CD आपका कितना है, 3 में से आपने -1 घटाया 4, 8 में से 6 घटाया 2, है ना, तो अगेन √20 बन गया। और DA की बात करेंगे आप, तो DA भी आपका कितना हो जाएगा, 1 में से आपने -1 सब्ट्रैक्ट किया 2 का स्क्वायर, 2 में से 6 को सब्ट्रैक्ट किया -4 का स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल टू √20। तो सारी साइड्स की लेंथ आपकी कैसी आ गई, बराबर आ गई। AB, BC, CD और DA ये सभी आपके बराबर आ गए। नेक्स्ट बात करते हैं हम डायगोनल्स की लेंथ, है ना, तो डायगोनल्स की लेंथ कितनी होगी, डायगोनल्स की लेंथ आपकी CA और BD। अब ये यहां से आपका इतना तो प्रूव हो गया कि ये आपका रोम्बस होगा, ठीक है, रोम्बस होगा, ये बात प्रूव हो गई कि सारी साइड्स बराबर है। स्क्वायर है कि नहीं ये कैसे मेजर करेंगे, तो हमें देखना पड़ेगा कि लेंथ ऑफ डायगोनल्स कितने हैं। तो AC लेंथ अब हम मेजर कर लेते हैं। तो AC लेंथ अगर आप मेजर करें तो AC इज कमिंग आउट एज 3 में से 1 को घटाओगे 2 का स्क्वायर, और इधर आपका 8 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करोगे 6 का स्क्वायर, तो 36 और 4 √40 आ गया, है ना। और BD दूसरा है, तो BD कितना आएगा, तो BD इज इक्वल टू √5 में से 1 -1 को घटाया 6 स्क्वायर, 4 में से 6 को घटाया -2 का स्क्वायर, तो ये भी आपका कितना आएगा, √40 आएगा, है ना। मैं -2 नहीं लिखा हूं, 2 लिख दिया है, बात बराबर ही है, तो √40 आएगा। तो आपका चारों साइड्स तो बराबर थे ही, रोम्बस अगर किसी को बताना रहे तो रोम्बस तो हो गया, बाकी के 2 स्टेप्स AC और BD हमने बराबर दिखा दिए। इसने क्या किया कि रोम्बस के साथ साथ ये भी प्रूव कर दिया कि इट इज अ स्क्वायर, ठीक है, तो रोम्बस तो है ही क्योंकि ये आपके बराबर है साइड्स, लेकिन ये स्क्वायर भी है क्योंकि इनके साथ साथ डायगोनल की लेंथ भी कैसी है, बराबर है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आते हैं इस क्वेश्चन पे। अब यहां पे क्या सिस्टम बनेगा, तो आप यहां पे भी डायग्राम बना लीजिए, 2, -2 2, -2 यहां पे मान लीजिए, ठीक है। 14, 10 14, 10 क्या थोड़ा और ऊपर ये बना लेते हैं, 14, 10 ठीक है। 11, 13 यहां बना लिया मैंने, 11, 13 और -1, 1 यहां पे, ठीक है। तो ये आपने मान लीजिए इस तरीके का कुछ डायग्राम बना दिया। जरूर अब मैं ये ओरिजिन से पास कर रहा है नहीं कर रहा है वो मेरे लिए कोई सवाल नहीं है। तो कई लोग पूछ सकते हो कि ये यहाँ से ही क्यों पास करा है, हो सकता है पास करे, हो सकता है ना करे, वो मेरे लिए अभी मैटर ऑफ कंसर्न नहीं है। आप ऊपर से पास करा दो, ओरिजिन के नीचे से पास करा दो, जैसे मर्जी कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अभी क्वेश्चन में इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है और ना ही अभी आपको ये जानना है, ठीक है। आप चेक कर सकते हैं जरूर कि ये कोलिनियर होंगे क्या, मतलब A, B, C और D पॉइंट्स अगर आपके लिखे हैं तो A, ओरिजिन और D ये आपके कोलिनियर है कि नहीं है, ये आपको पता है कैसे मेजर करना है। ये देख लोगे आप OA और OB मिलकर के AD के बराबर हैं या नहीं है, अगर हैं तो कोलिनियर होंगे, अदर मतलब तब ये ओरिजिन जो है इस लाइन पे ही लाई करेगा, अदरवाइज नहीं लाई करेगा, ठीक है। वो आप मेजर कर सकते हो, चेक कर सकते हो, लेकिन अभी हमारे लिए दैट इज नॉट अ मैटर ऑफ कंसर्न। तो अब हम लेंथ की बात करते हैं कि AB लेंथ कितनी आएगी। AB लेंथ आएगी आपकी 14 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया 12 और 10 में से -2 सब्ट्रैक्ट किया अगेन 12, तो ये आपका आ जाएगा 12√2। BC लेंथ कितनी आएगी, BC, तो BC आपके पास बन जाएगा 14 में से 11 को सब्ट्रैक्ट किया 3 का स्क्वायर और 10 में से 13 को सब्ट्रैक्ट किया अगेन -3 का स्क्वायर, तो दिस इज 3√2। फिर आप CD की बात कर लो, CD कितना होगा, 11 में से -1 सब्ट्रैक्ट हुआ 12 का स्क्वायर, 13 में से 1 सब्ट्रैक्ट हुआ 12 का स्क्वायर, तो ये आपका अगेन 12 स्क्वायर और 12 स्क्वायर का सम 12√2 ही हो गया। और लास्ट में बचा आपके पास DA लेंथ। DA लेंथ कितनी आएगी, 2 में से -1 को सब्ट्रैक्ट किया आपने 3 का स्क्वायर और -2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट किया -3 का स्क्वायर, तो अगेन 3√2। अब यहाँ पे क्या हो गया, रोम्बस तो नहीं बोल सकते क्योंकि चारों साइड्स बराबर नहीं है, बट AB is coming out as CD and BC is equal to DA। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये आपका पैरेललोग्राम हो गया है। क्या हो गया, पैरेललोग्राम तो हो गया है। अब बचा क्या कि रेक्टेंगल है कि नहीं है, तो रेक्टेंगल कौन बताएगा, डायगोनल्स की लेंथ।
तो डायगोनल्स मेजर कर लेते हैं। डायगोनल आपका AC है, AC लेंथ कितना आएगा, 11 में से 2 को सब्ट्रैक्ट किया 9 का स्क्वायर, और 13 में से 2 को -2 को सब्ट्रैक्ट किया 15 का स्क्वायर। तो 9 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर है ना, कितना हो जाएगा ये 81 और 225 मतलब √306। ठीक है, और BD की लेंथ अगर निकालें दैट इज इक्वल टू 14 में से -1 को सब्ट्रैक्ट किया 15 का स्क्वायर, और प्लस 10 में से 1 को सब्ट्रैक्ट किया 9 का स्क्वायर। तो दोनों बराबर हो गए। इसका मतलब आमने सामने की मतलब अपोजिट साइड्स तो इक्वल थी, साथ में जो लेंथ ऑफ डायगोनल है वो भी इक्वल था। तो यहां से आप क्या दिखा सकते थे, इट इज अ पैरेललोग्राम। लेकिन ये दिखा करके आप ये भी बोल सकते हैं कि पैरेललोग्राम तो है ही, साथ में ये रेक्टेंगल भी है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां से हमने देखा कैसे कि सिर्फ साइड्स की लेंथ, ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला, उसके बेसिस पे हम क्या मेजर कर सकते हैं, अपन मेजर कर सकते हैं क्वाड्रिलेटरल ट्रायंगल का नेचर और वो फॉर्म होंगे या नहीं, मतलब कोलिनियरिटी, ये चीजें भी आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा उल्टा है। क्या कहा गया है कि P पॉइंट आप फाइंड, मतलब P की वैल्यू फाइंड आउट करिए इफ दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। ठीक है, ये 3 पॉइंट्स आपके कोलिनियर है। तो आपको डिस्टेंस फॉर्मूले पे जाना पड़ेगा, और आप देख सकते हो कि अगर ये पॉइंट को A, इसको B और इसको C बोल दो तो अलग अलग निकाला जा सकता है कि AB कितना है हमारा, -5 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया हमने -6 का स्क्वायर, और या फिर जिस भी ऑर्डर में करो P -1 का स्क्वायर है ना, 1 में से -5 सब्ट्रैक्ट कर दिया, P में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, ये आपका AB हो गया। BC की बात करते हैं, BC कितना लेंथ आएगा, तो BC लेंथ आपके पास आएगी 4 में से 1 का, या 1 में से 4 9 प्लस P प्लस 2 का होल स्क्वायर, यही आ जाएगा आपके पास, है ना। और CA की बात कर लेते हैं, CA आपके पास लेंथ कितना देगा, √9 का स्क्वायर है ना, 4 में से -5 को हटाया और -2 में से आपने 1 को सब्ट्रैक्ट किया तो 3 का स्क्वायर, यही आएगा √90, है ना। तो अब आप कैसे तीनों को इक्वल, मतलब कोलिनियर कैसे दिखाते हो, तो कोलिनियर दिखाने का तरीका क्या है कि अगर आपका AB प्लस BC CA के बराबर हो जाए तो तीनों पॉइंट्स कैसे हो जाएंगे, कोलिनियर हो जाएंगे, है ना। ठीक है, इतनी बात। तो हमने कहा कि AB और BC का सम CA के बराबर हो जाए, कोई भी दो पार्ट्स का सम तीसरे के बराबर हो जाना चाहिए। तो मैं चलो मान लो यही करता हूं कि अभी पहले मैंने कहा कि AB और BC का सम CA के बराबर हो जाए। ठीक, इसलिए किया मैंने क्योंकि डायग्राम के अकॉर्डिंग भी आप अगर देखो तो -5,1 आपका यहां कहीं होगा, 1,P का मतलब हुआ जहां, चलो P अभी नहीं पता है, बाद में मार्क करते हैं, और C आपका है 4,-2 मतलब कि C आपका 4,-2 यहां पे ले लेता हूं मैं। ठीक है, और 1,P आपका कहां पे होगा भाई, बेसिकली यही है ना कि AC पे आपका B लाइन करना चाहिए, है ना। इसको मैं, यही लाइन है ना, कोलिनियर कहने का मतलब क्या हो, इसी पे वो पॉइंट लाइन करता हो, इधर बीच में या फिर इधर कहीं भी लाइन करे, यहीं कहीं लाइन करना चाहिए। तो 1,P आपका हमेशा कैसा होगा भाई, यही वाले पॉइंट की बात की जा रही होगी जहां पे x कोऑर्डिनेट आपका 1 हो और y कोऑर्डिनेट आपका जो भी आ रहा हो P के बराबर। ठीक है, तो अगर ऐसा केस है तो AB और BC मिलके किसके बराबर होंगे, AC के बराबर हो सकते हैं, क्योंकि और कोई चांस ही नहीं है ना, ऐसा थोड़ी ना होगा कि BC और AC मिलकर के AB के बराबर हो जाएंगे, ये सब थोड़ी ना होगा। एक ही चांस है कि AB और BC मिलके AC के बराबर होंगे। तो डायग्राम बना लोगे तो ये भी आपको आइडिया क्लियर लग जाएगा कि आपका किसको किसके बराबर करना है। तो AB प्लस BC इक्वल टू CA आपने कर लिया। ठीक है, आप किसी और कॉम्बिनेशन से ट्राई करोगे आपको कोई P मिलेगा ही नहीं, नो सच P एग्जिस्ट आ जाएगा। ठीक है, आप ट्राई करके देख सकते हो, आपने AB प्लस CA इक्वल टू BC करके देख लीजिए आता है क्या। ठीक है, तो खैर अपन आगे प्रोसीड करते हैं AB प्लस BC इक्वल टू CA से। तो AB प्लस BC का मतलब हो गया कि √, इन दोनों का सम करोगे तो P स्क्वायर -2P आएगा और प्लस 37 हो जाएगा। ठीक है, प्लस √, ये आ गया आपका P स्क्वायर और प्लस 4P और प्लस साथ में हो जाएगा आपका 4 और 8 9 13, है ना, और इज इक्वल टू इधर आ जाएगा √90। अब थोड़ा सा इसको सॉल्व करने में मेहनत तो करनी पड़ेगी। ठीक है, अभी आप आगे पढ़ोगे जब लास्ट लेक्चर एरिया ऑफ ट्रायंगल तो फिर बहुत आसान हो जाएगा कोलिनियरिटी दिखाना, लेकिन फिर यहाँ पे अभी हम डिस्टेंस फॉर्मूले पे ही बेस बात कर रहे हैं तो ऐसे ही देख लेते हैं।
तो यहाँ पे थोड़ी सी मेहनत आपको इसमें लगेगी। ऐसा आपने कहा था कि क्वाड्रेटिक में बदल करके ऐसे क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक। तो वही मेथड आपको अपनाना पड़ेगा। पी स्क्वायर प्लस 4p प्लस 13 को आपने इधर रख दिया और इधर आपने अंडर रूट 90 माइनस ये पी स्क्वायर माइनस 2p प्लस 37 कर दिया। दोनों साइड आप स्क्वायर कर लेते हो तो आपके पास मिलेगा पी स्क्वायर प्लस 4p प्लस 13 इज इक्वल टू, इधर होल स्क्वायर करोगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2ab, ठीक है, ये आपके पास कुछ क्वांटिटी बनी। अब फिर आप इसमें से पी स्क्वायर में पी स्क्वायर को साफ कर दिया, 4p और 2p मिलके 6p हो गए, है ना, और 90 और 37 127 हो गए, इधर आकर के वो माइनस 114 हो गया, इज इक्वल टू माइनस 2 अंडर रूट 90 इंटू पी स्क्वायर माइनस 2p प्लस 37, ठीक है। अब यहां से 90 का क्या होगा, अंडर रूट 90 का मतलब 3 रूट 10 बोल सकता हूं, तो यहां मैंने 10 ही अंदर छोड़ा और 3 को बाहर निकाल दिया, तो ये 6 हो गया, है ना, 2 और 3 मिलकर के 2 इंटू 3 6 हो गए। यहां से 6 कॉमन निकाल सकते हैं, तो हमने कहा कि 6 से अगर इधर डिवाइड कर दें और इधर भी डिवाइड कर दें तो आपके पास ये इक्वेशन है जिसको आप स्क्वायर कर लीजिए और फिर से आपकी p की वैल्यू निकल आएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आपके लिए थोड़ी कैलकुलेशन ये इजी हो जाएगी अगर आप एरिया ऑफ ट्रायंगल के बेसिस पे कोलिनियरिटी को डिसाइड करोगे। तो यहाँ पे हम आज का लेक्चर ये एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम 1-2 क्वेश्चंस इससे रिलेटेड और भी देखेंगे और उसके बाद स्टार्ट करेंगे सेक्शन फॉर्मूला। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स के साथ। थैंक यू ऑल।